So hello everyone, welcome to the second lecture of 11th class physics part 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये एक्चुअली यूनिट का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम नहीं है। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में जानेंगे, यूनिट्स क्या है, और फिर डिस्टेंस मेजरमेंट्स की कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। तो यूनिट क्या है? यूनिट मतलब देखो, जब भी आप कभी कहीं जाते हो, मान लो सब्जी खरीदने गए, तो सब्जी खरीदने जाते हो तो घर से आपको क्या क्या जाता है, 1 किलो आलू ले लेना। तो आलू लेना है, कितना लेना है? 1 पर किलो। किलो वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब अब ये जो हमें ये लेना है, वेट के हिसाब से लेना है, 1 किलो वेट के हिसाब से हमें मालूम है 1 किलो वेट। अच्छा, वो बोलता है कि 1 घंटे बाद जाना, यानी 1 घंटे बाद जा करके 1 किलो आलू लेना है। इसका ये मतलब हुआ कि एक देखो दूसरा फैक्टर जुड़ गया, टाइम। घंटा टाइम का होता है ना, घंटा मतलब टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी टाइम के लिए हमने, टाइम को बताने के लिए, टाइम को बताने या जताने के लिए हमने किसी दूसरे लाइक मतलब कि उसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया, घंटा बोल करके। जबकि अ, उस वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किलोग्राम बोला था। अच्छा, कोई बोलता है कि कहाँ से लानी सब्जी, तो भाई जो मंडी है वो 3 किलोमीटर दूर है, यानी कि मुझे 3 किलोमीटर दूर जा करके 1 घंटे में 1 किलो सब्जी लानी है। देखो तीन चीजें आ गई, 1 किलो वेट आ गया, टाइम आ गया कि कितनी देर में जाना है, और कितनी दूर जाना है। तीन क्वांटिटीज आ गई, और तीनों क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स यूज किया। मास को करने के लिए हमने, वेट को करने के लिए, मास को करने के लिए हमने जो है किलो का यूज किया, टाइम दिखाने के लिए हमने घंटा यूज किया, और कितनी दूर जाना है उसके लिए हमने मीटर या किलोमीटर यूज किया। ठीक है। अच्छा, यूं ही ये तो जनरली नहीं होता। कोई बोलता है भाई अभी बहुत धूप है, कितना डिग्री है? अच्छा, 46 डिग्री है, शाम को जाऊंगा थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। वो कहने की शाम को जाऊंगा 35 डिग्री कम हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए हमने फिर टेम्परेचर को ऐसा नहीं बोला कि अभी तो यार 46 किलोग्राम का टेम्परेचर है, तो मैं शाम को जाऊंगा जब 35 किलोग्राम का टेम्परेचर होगा। नहीं, टेम्परेचर को बताने के लिए, टेम्परेचर का सेंस देने के लिए हमने फिर अलग शब्द यूज किया, डिग्री, सेल्सियस। तो कहने का मतलब यह है कि यही जो हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी क्वांटिटी को, हाँ, वेट को, टाइम को, टेम्परेचर को, इसको ही बोलते हैं यूनिट। ठीक है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी जैसे यही अपना मास, लेंथ, डिस्टेंस, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो चीजें हैं, इनको इनको जताने के लिए, इनका फील लेने के लिए हमें नहीं बोलते कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का या मास का आलू ले लेना। किलो बोलते ही मालूम है कि हम लोग अभी मास की बात कर रहे हैं या वेट की ही बात कर रहे हैं। तो जो है ना, उस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो बोलते हैं, तो वो उसको ही यूनिट बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। हालांकि जो ये इसका डेफिनेशन है यूनिट का, जो मैंने समझाया वो एक समझने वाली बात थी। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, स्पीड है, पंखा कितनी तेज घूम रहा है, उसको जताने के लिए हम टाइम, घंटा, किलोग्राम नहीं बोलेंगे, कुछ और यूज करेंगे। ऐसे करके हजारों हजार फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जिनको यूनिट देना होगा। तो क्या लिखा हुआ, ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with one another। तो ये सब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर ऑफ जो है ना यूनिट्स हैं, अगर बोले कि एकदम बिल्कुल फंडामेंटल टाइप की, पर उन सबको एक दूसरे में जोड़ तोड़ के मोड़ के हमने हजारों यूनिट बना ली है, हजारों यूनिट्स बना ली है। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स, अब फंडामेंटल क्या है? कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे कि यही अपना मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब चीजें जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनको जताने के लिए, दर्शाने के लिए, इनको, इनके लिए जो यूनिट यूज होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जैसे कि फोर्स फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फोर्स मास के और एक्सीलरेशन के जोड़ तोड़ से आता है, उसमें भी मास तो फंडामेंटल है पर एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है, राइट? पर एक्सीलरेशन लेंथ और टाइम के जोड़ तोड़ से आता है।
कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल जो है उनको जोड़ जोड़ के और यूनिट्स बनती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितनी भी हो, हजारों हो, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से जोड़ तोड़ के हम जो है उन क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं, यूनिट्स को निकाल सकते हैं। चलिए डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स ऑफ, अब जैसे मैंने डिराइव्ड यूनिट्स बता चुका हूँ क्या है भाई, जो जोड़ तोड़ के निकालते हैं वही डिराइव्ड यूनिट्स है। यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिराइव निकालते हैं। ठीक है, अब इस डिराइव यूनिट और बेस यूनिट को मिला करके जो है ना हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम मतलब ये एक बॉक्स लिया, उसमें फंडामेंटल डाल दिया, उसमें डिराइव डाल दिया, उस बॉक्स को हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, नहीं सॉरी, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो लोकली, जनरली लोकली यूज होती हैं। लोकली का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोकली यूज होती है, कोई कहीं भी यूज कर सकता है, पर ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसा कि मतलब जब इंटरनेशनली डील होगी तो फिर वो इस यूनिट में नहीं बात करते हैं। वो एक तरह से, ये एक तरह से लोकल है, तो प्योरली लोकल नहीं है पर एक तरह से लोकल है। जैसे सीजीएस, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरह से मतलब यूज होती है। लेकिन एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जिसमें मास के लिए किलोग्राम होगा। देखो इसमें इसमें मीटर किलोग्राम है, हाँ, लेंथ के लिए मीटर होगा, टाइम के लिए सेकंड होगा। हालांकि जो एसआई यूनिट है वो थोड़ी थोड़ी या क्या, सॉरी, एमकेएस काफी हद तक जो है ना एमकेएस से मेल खाती है। तो अभी कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं? अच्छा, फंडामेंटल, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में एक बात देख लेते हैं कि इस ये जो है ना एक फ्रेंच वर्ड का जो है ना इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है वो फ्रेंच वर्ड? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, और इसी सिस्टम इंटरनेशनल से हमारा एसआई बना है, एसआई यूनिट। क्योंकि अगर इंग्लिश देखेंगे तो पहले आई आता है फिर एस आता है, पर एक्चुअली ये जो बना है ये एसआई से बना है। और ये पहली बार कब बना था एसआई? 1971 में। किसके द्वारा? बीआईपीएम, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब ये क्यों बीआईपीएम? इधर कहीं एमएम तो नहीं दिख रहा, बीआईपीपी तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। तो होगा कुछ फ्रेंच फ्रेंच, नहीं दिखाओ, क्या कर सकते हैं, कुछ होगा फ्रेंच का चक्कर। ठीक है, नाउ देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स इन एसआई। देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स, 7। कौन कौन से वो 7? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिट इंटेंसिटी। अब लेंथ को देखो, मीटर में हम लोग मीटर बोलते हैं और मीटर को लिखते हैं एम। मास के लिए किलोग्राम, एसआई यूनिट्स की बात हो रही है, मास को किलोग्राम्स में दिखाते हैं और दिखाते हैं लिखते हैं केजी। टाइम को सेकंड में दिखाते हैं, लिखते हैं सेकंड या एस। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में दिखाते हैं, लिखते हैं ए। टेम्परेचर को केल्विन में दिखाते हैं, लिखते हैं के। अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं मोल में दिखाते हैं, लिखते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में दिखाते हैं, लिखते हैं सी डी। ठीक है, तो अब ये जो डिफिनेशन से आप याद कर सकते हैं, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद बुक से याद कर लीजिएगा। तो ये जो 7 यूनिट्स है ना, ये हमारी बेस यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इन 7 यूनिट्स के अलावा 2 और यूनिट्स होती हैं, डायमेंशनलेस यूनिट्स, और उससे हम लोग एंगल नापते हैं। क्या नापते हैं? या एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक, ये है पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये दोनों ही है। क्या है? एक एक जो है अपना प्लेन एंगल नापने के लिए, प्लेन एंगल दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में कितना, दो लाइंस के बीच में कितना एंगल है, डी थीटा। अब ये डी थीटा कैसे निकालते हैं? डी थीटा जो एंगल है वो है डी एस अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला याद कर लो, पहला फॉर्मूला। तो ये जो एंगल है प्लेनर एंगल बोलते हैं, उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। डी थीटा, ये डी थीटा है, गलत लिखा गया है। तो क्या है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डी एस टू द रेशियो ऑफ रेडियस। तो ये डी थीटा है, ये दो लाइंस को मिला के मतलब एंगल जो है, जब दो लाइंस को मिला करके हम एंगल बनाते हैं तो ये उसको उसके लिए है। पर कभी कभी सिचुएशन, हाँ, रियल प्रैक्टिस में तो आपने बहुत कम इस चीज को फील किया होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें यूज होता है, हायर हायर स्टडीज में हमने देखा है कि एक 3 डायमेंशनल एंगल भी यूज होता है। 3 डायमेंशनल एंगल, वो जो 3 डायमेंशनल एंगल है एक्चुअली वो एरिया वाइज होता है। इस एरिया से एंगल बनता है, जैसे दिख रहा है ना, इस एरिया से एंगल बनता है ऐसे।
एरिया से एंगल बनता है, ठीक है। तो उस एरिया से जो जो ये जो एंगल यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, ये एक, मैं इसको डिलीट करके एक बार आपको बताता हूँ, राइट। ये काइंड ऑफ प्लेनर एंगल है, मतलब एंगल नहीं, एंगल प्लेन नहीं है, ये जो हमारा एंगल, जैसे यहाँ पे हमारा एक लीनियर एंगल बना, मान लो मैंने बनाया, और यहाँ पे देखो ये एकदम टाइप ऐसा लग रहा है सब प्लेनर है, ये पूरा एक वॉल्यूमेट्रिक टाइप सिचुएशन है। यहाँ पे एक प्लेनर सिचुएशन जिसमें हमने जो एंगल दिखाने के लिए एक लाइन बनाई थी वन डायमेंशनल, पर यहाँ एंगल दिखाने के लिए हमें 2D में काम करना पड़ रहा है। ये है डी ओमेगा, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ओमेगा डी ओमेगा, राइट। तो ये क्या होता है, डी ओमेगा क्या होता है, ये होता है डी ए, ये जो एरिया जिसको हम लोग सबटेंड कर रहे हैं, अपॉन ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ये दोनों डायमेंशनलेस क्यों होती है, मैंने बोला डीएस मीटर, आर मीटर, डायमेंशनलेस हो गई, मीटर स्क्वायर डीए मीटर स्क्वायर डायमेंशनलेस हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हो गया ना डायमेंशनलेस। अभी डी थीटा को हम मेजर करते हैं रेडियन में, और इस डी ओमेगा मीन्स जो ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो डी ओमेगा को हम लोग किस में करते हैं, रेडियन में करते हैं। तो अब कुछ जो है जनरली यूज्ड यूनिट्स हैं मेनली, जैसे मिनटार, ईयर, डे, लीटर, टन, क्यूरी, क्विंटल, बान, हेक्टेयर। तो यहाँ पे ये एक टेबल है, टेबल आप चाहे तो रट सकते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, मिनट, आवर, डिग्री, लीटर, टन, बार, क्यूरी, हेक्टेयर और एटमॉस्फेयर। ये है वो मेन जिनके बारे में जानना जरूरी है। और सिर्फ इतना नहीं, ये कि 1 मिनट में कितने सेकंड हुए भाई, 60 सेकंड हुए, है ना। और एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। हाँ, ये एक बार में जो है 0.1 मेगा पास्कल या 10⁵ पास्कल होता है। ये सब जो चीजें हैं ये असल में ये ये चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी मेरे ख्याल से। जितना मैंने पढ़ा है तो ये डे ईयर इतने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ये याद रहना चाहिए आपको जरूर, मतलब ये नहीं याद रहेगा सिंबल तो चलेगा, पर ये याद रहना चाहिए कि 24 घंटे होते हैं, 86,400 सेकेंड्स होते हैं, इसमें इतने सेकेंड्स को मल्टीप्लाई कर लोगे आप, एटलीस्ट 365.25 डेज होते हैं। हाँ, डिग्री है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक था यूनिट्स का। अब हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ देख रहे हैं। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, भाई ये ऐसे है, ये लेंथ है, उसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए बेसिकली देखो क्या इसमें दिया हुआ है, एक मीटर स्केल जो होता है उससे मेजर करते हैं हम अप टू द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर्स। वर्नियर कैलिपर्स, अब इससे छोटा नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स 10⁻⁴ की एक्यूरेसी पे, स्क्रू गॉज और छोटा मापने के लिए, यानी कि 10⁻⁵ तक को मेजर करने के लिए है, राइट। तो अब ये तो हो गई, हालांकि इससे भी छोटी नापनी है डिस्टेंस, जैसे 10⁻⁵ से भी, तो उसके लिए आपको करना होगा कुछ इनडायरेक्ट, स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज। कोर्स में नहीं है इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ, अब थोड़ा बढ़ते हैं कि अगर लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस सच एज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। भाई ये धरती है, कोई प्लैनेट दिखा कहीं 4 प्रकाश वर्ष, 4 लाइट ईयर्स दूर कोई दूसरा प्लैनेट दिखा, अरे तो कितना दूर है वो कैसे मालूम चलेगा। अगर वो मालूम करना है उसके लिए क्या यूज होता है, ये एक मेथड यूज होता है। इस मेथड में क्या होता है, देखो आप एक काम करो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे सामने एक दीवार है, तो मैं उस दीवार को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप भी अपना एक्सपेरिमेंट में एक दीवार सामने रखिए, फिर अपना पेन को लीजिए और इसको निब को ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से रखिए, और फिर एक आंख बंद करिए। देखिए पेन का निब का जो पॉइंट कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है उस दीवार पर, आप इमेजिन कर लीजिए वहां प्रोजेक्ट हो रहा है।
तुरंत अपनी दूसरी आंख बंद करिए और पहली आंख से देखिए। अब आप उस प्रोजेक्ट जो पॉइंट हो रहा है उसको जो है पॉइंट आउट कर लीजिए, वहां पे इमेजिन कर लीजिए। आप देखेंगे कि दोनों आंखों से अलग अलग देखने पर इसकी पोजीशन अलग अलग दिखाई दी। तो ये जो तरीका है, ये जो इस तरह से हम मतलब इसी तरीके का एक एक्सटेंडेड वर्जन यूज करके हम एक्चुअली प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालते हैं। वरना हवा में कैसे मालूम चलेगा कितना दूरी? मतलब जमीन पे तो जल्दी मालूम नहीं चल पाता, ये कभी 1 किलोमीटर, 1 मीटर की 2 मीटर। हवा में कैसे मालूम चलेगा ये इतना किलोमीटर? उसके लिए ये यूज करते हैं। क्या होता है उसके लिए? अब देखो, अब उसके लिए हम इमेजिन करो, आप एक प्लेनेट है एस जो हमें कहीं मिला है, वो है प्लेनेट एस यहाँ पे, और ये हमारी धरती है, ये अपनी धरती है। और जो ए है ये वन ऑब्जर्वेटरी है, एक ऑब्जर्वेटरी है धरती पर, और जो बी है वो दूसरी ऑब्जर्वेटरी है धरती पर ही, पर कुछ डिस्टेंस अपार्ट, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो भी है। तो इतनी दूरी पे है। इन दोनों ही ऑब्जर्वेटरीज से इन दोनों ही ऑब्जर्वेटरीज से क्या देखते हैं हम? यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो भाई हमने एक ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जर्वेटरी ने इस तरह का दिखाया डायरेक्शन, दूसरे जगह से देखा डायरेक्शन ये दिखाया। तो अब धीरे से हम क्या है कि पता कर देते हैं कि कितने एंगल पे इस दोनों ऑब्जर्वेटरीज का जो है व्यूइंग एंगल एक दूसरे से कितनी डिग्री पे था, वो है थीटा। समझ रहे हो? ये देखा इधर से इसको देखा, राइट? ये देखा, ये देखा, और इन दोनों को मिलाया और हमने देखा कि अच्छा वो थीटा पे दिख रहा है। और जो डी है वो डिस्टेंस हमने मान ली है जो कि उस प्लैनेट की धरती से है। तो अब क्या, ये जो डी है ना, ये जो डी है, इट इज मच 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 ग्रेटर देन बी। बी होगा भाई 100 किलोमीटर, तो डी होगा करोड़ों तो छोटी यूनिट है, लाइट ईयर्स दूर, बहुत दूर, कई करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर होगा, कई करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर। उसके रिस्पेक्ट में 20, 30, 50, 100, 200 किलोमीटर का कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी कि ऐसे केस में हम इसको एक छोटा सा ए बी को, ध्यान से मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, इस ए बी को हम एक छोटा सा आर्क मान सकते हैं। अभी दिखने में आर्क बड़ा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं, हम इसको आर्क मान सकते हैं, भाई छोटा सा आर्क है। अब यह अगर यह आर्क है तो इस आर्क की जो है ना आर्क लेंथ कितनी है? बी है, क्योंकि उसी को हमने आर्क माना है। और आर्क लेंथ बी इज इक्वल टू होता है डी थीटा। डी नहीं मालूम है, बी मालूम है, ऑब्जर्वेटरी कितनी दूर हमें मालूम है। थीटा हमने निकाल लिया कि दोनों देख रहे हैं तो कितने एंगल पे एक दूसरे से हुए, तो डी विल बी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला इस तरह से यूज करके हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को निकालते हैं। अच्छा चलो, डिस्टेंस निकाल लिया अभी हमने, ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस की बात हो रही है। अब डिस्टेंस को निकाल लिया हमने, ठीक है। एक चीज यहाँ देखो, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल, ठीक है, या पैरालैक्टिक एंगल। जो डिस्टेंस बी है इसको बोलते हैं बेसिस। कहाँ है? इस कॉल्ड दी बेसिस। और ये जिस मेथड से हमने निकाला इसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरालैक्स मेथड हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ हेडिंग में लिख सकते हैं पैरालैक्स मेथड। तो ये इसमें ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ज़रूरी थी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व मतलब कि इसको तरीका बताने के चक्कर में मैं थोड़ा इसको भूल गया था। तो अब हमको इसी प्लैनेट की, अब हम प्लैनेट के असली असली डायमेंशन लेते हैं, इसी प्लैनेट की डायमीटर देखनी है। तो भाई एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, डायमीटर तो भाई जहां से निकले, ठीक है, ये रहा। अब तुम धरती पे किसी एक जगह बैठ जाओ, एक जगह, और देखो इन दोनों पॉइंट्स को, देख लिया, हमें मालूम चल जाएगा। एक बार सेटेलाइट इधर घुमाया, सॉरी अपना ऑब्जर्वेटरी इधर घुमाया, एक बार इधर घुमाया, मालूम चलेगा कितने डिग्री का हमने घुमाया। इस बार थीटा नहीं, इस बार अल्फा। डी हमें मालूम है डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल डी जो है वो क्या है? डाया ऑफ प्लैनेट। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे भी d इज मच 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 लेस देन d, और कैपिटल D इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल d।
समझ में आ रही बात? तो मच 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 ग्रेटर का मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या मान सकते हैं, एक कर्व्ड लाइन। क्या मान सकते हैं, एक कर्व्ड लाइन। क्योंकि कर्व लाइन आते ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि किस कैपिटल डी इज इक्वल टू टी अपॉन टी इंटू अल्फा, यही हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो एक एक दो यहाँ पे था, एक दो, है ना, तीन चार। तो आज के लिए इतना ही। कुछ मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। हम लोग जो ये सारा अपना वीडियोस है और जो ये लेक्चर्स हैं, ये हम लोग हमारी एक साइट है, उस पर विजिट करिए, ezuhub.cricons.in। उस पर साइन अप करिए, जाके रजिस्टर करिए उसको, है ना। हम लोग यूट्यूब पर भी देते रहेंगे और साथ के साथ इस एजुहब पे भी देखते रहेंगे, जो है इस साइट पे भी देते रहेंगे। उसके साथ देखो ऐसा है ना कि यहाँ वीडियो अपलोड हो गई, उससे सारी थ्योरी क्लियर नहीं होती है, मानने की बात है ना, सारी थ्योरी क्लियर नहीं होती है। उसके लिए हफ्ते में कम से कम एक बार हम जो है क्या करेंगे, हाँ, एक डाउट क्लास रखेंगे। दोबारा लिखने का क्या फायदा है, पर मैं लिख रहा हूँ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास। उस डाउट क्लास में हम डाउट क्लियर करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चन यदि हमारे पास आते हैं तो हम उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हम सब मिल करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा हमारे डाउट क्लास में, बहुत इंटरैक्टिव क्लास ये होगी। इसके अलावा जैसे जैसे लेक्चर खत्म होता, चैप्टर्स खत्म होते हैं, हम उनका टेस्ट लेंगे। टेस्ट बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो सकता है या ऑप्शनल, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आई थिंक, और दूसरा सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, ऑप्शनल या सब्जेक्टिव। तो अब इसके अलावा जो रिवॉर्ड है, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, इस टेस्ट के बेसिस पे हम एक लीडर बोर्ड क्रिएट करेंगे, लीडर बोर्ड क्रिएट करेंगे। इस लीडर बोर्ड के टॉप सम को हम क्या करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। टॉप सम का मतलब एक दो पांच ही नहीं, मतलब कुछ एक हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखेंगे, जैसा भी एग्जाम होगा, जैसा भी टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे 10 20 100 200 20,000 20 लाख 20 करोड़, कितने भी लोग हो सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जितने लोग हमारी इस एजुहब से जुड़ते हो, उसी के बेसिस पे होगा। वैसा तो नहीं 100 जोड़ोगे तो 500 विनर्स होंगे भाई, 100 जोड़ोगे तो जरूर 20 25 ज़्यादा विनर नहीं होंगे, हो सकता है 4 5 हो। तो हमारा कुछ क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होगा एट द टाइम ऑफ टेस्ट और एट द टाइम ऑफ आफ्टर द टेस्ट, या हो सकता है रिजल्ट निकलने के बाद, जैसे भी जब भी, पर हमारा जो क्राइटेरिया होगा बिल्कुल डिफाइंड होगा। तो उसके बेस पर हमारा ये जो लीडर बोर्ड बनेगा, उससे हम आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिवॉर्ड हमारे अपने लिए नहीं है, आपके लिए, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। भाई मेहनत का फल मीठा है, लगे यहाँ अच्छा रिवॉर्ड मिला, ओ माय गॉड मेहनत का फल सच में मीठा होता है, ऐसी फीलिंग देने के लिए बस। तो खैर ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 3, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेक्चर 3 में। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। चलते हैं, आप भी चलिए कुछ इसको रिवाइज कर लीजिए और कल मिलिए। बाय बाय।